इस वक्त जो आपकी एग्जेक्टिव है, सलमान शहबाज साहब का मुल्क में आना, ठीक है, अदालत ने अब उनको हिफाजती जमानत दी है कि उनको कोई गिरफ्तार ना करे, तो कल जब वो परसों जब भी वो अदालत में पेश होंगे, क्या कोई अदालत वजीर आजम से पूछेगी कि जनाब ये शख्स पहले पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ सरकारी दौरों पे क्यों फिर रहा था? अब ये जो मनाजिर है ना, ये टिकटॉक पे करोड़ों लोग इसको देखेंगे, शेयर करेंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और क्वेश्चन करेंगे कि जनाब ये क्या हो रहा है। चंद दिन बाद देखेंगे, मेरे ख्याल में 2-4 हफ्तों की बात है, या थोड़ा इससे ऊपर नीचे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। इस वक्त क्या किस तरफ लगाया हुआ है लोगों को? एक घड़ी के पीछे लगाया हुआ है, एक बच्ची के पीछे लगाया हुआ है। 113 कंटेनर खड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर, और वो छुड़वा नहीं सकते हम। अब आज चेक कर लें कि मुर्गी का कितना, 1 किलो पे कितना कीमतें बढ़ी हैं। सही है। सलमान साहब आ रहे हैं और वालिद उनको फूलों के हार पहना रहे हैं। मेरे ख्याल में तो कौम की नज़र से एक और पर्दा उठ जाता है। जैसे पता तो सबको है सारी बात, लेकिन उठ जाता है। प्रोसिक्यूटर्स को प्रेशराइज किया गया, केसेस की पैरवी से रोका गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके जो है ये सारा कुछ जो है, ये बादल इनके ऊपर जो एहतसाब का बादल था, ये छटता जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल केस बना हुआ है। केस क्या है? केस ये है कि जनाब 16 अरब रुपया जो है आपके मिल के मुलाजमीन के अकाउंट से निकला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। एक तरफ पंजाब में हुकूमत का तख्ता उलटने या पंजाब में इक़्तिदार के हुसूल की जंग जारी है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब पीडीएम की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चौधरी परवेज़ इलाही को या तो अपने साथ मिला लिया जाए या चौधरी परवेज़ इलाही को गिराकर और किसी और तरह से, यानी क्वाफ लीग और तहरीक इंसाफ से लोगों को तोड़कर अपनी हुकूमत कायम कर ली जाए। दूसरी तरफ पीडीएम से वाबस्ता दो बड़ी जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों जमातों की सरकर्दा शख्सियात एक एक करके मुख्तलिफ मुकदमात से या बाइज्जत तौर पर बरी हो रही हैं, या ज़मानतें हासिल कर रही हैं, या फिर वो वापस जैसे परिंदे लौटते हैं साइबेरिया के, उस तरह वो वापस पाकिस्तान लौट रही हैं। उनमें से ताज़ा शख्सियत हैं सुलेमान शहबाज, जो अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए मुबैना तौर पर ज़ायद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं और इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। वो एक क्लासिक केस है जिसके ऊपर ताज्जुब है कि वो जिस तरह रेत सरकती है, वो केस इस तरह से अदालती निज़ाम के हाथों से सरक रहा है और कोई रोकने वाला या सवाल करने वाला नहीं है। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। रोज़ बरोज़ बजाय ये कि हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हो, हुकूमत की गिरफ्त ढीली पड़ रही है और मईशत एक मुँह ज़ोर घोड़े की तरह हुकूमत के सामने खड़ी हो गई है और इसहाक डार साहब हमें बेबस नज़र आते हैं। मजमूई सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी व मुआशी है, उस पर बात करते हैं। मेरे साथ जो तीन शख्सियात मौजूद हैं, हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और एजाज़ुल हक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, और एजाज़ुल हक साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है हालिया। एजाज साहब से इस बारे में भी जानेंगे कि इमरान खान साहब का मीडिया के सामने तो कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार है, लेकिन क्या वो वाकई अंदरूनी तौर पर भी समझते हैं कि वो एक मजबूत पोजीशन में है या वो कमज़ोर महसूस कर रहे हैं ख़ुद को। काज़मी साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो ज़रा सुलेमान शहबाज के ऊपर, 4 साल के बाद वो वतन वापस आ गए और उनका वो गंगा स्नान जिस तरह होता है, बिल्कुल सारे मुकदमात ख़त्म होते चले जा रहे हैं। अदालतें, यही अदालतें जिन्होंने कहा कि ये इश्तिहारी हैं, इन्हें प्रोक्लेम डिफेंडर डिक्लेयर किया, गिरफ़्तार करवाया गया, वही अदालतें कह रही हैं कि ख़बरदार अगर किसी ने हाथ लगाया, वापस आ रहे हैं, ज़मानतें मिल रही हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता केसेस ख़त्म हो रहे हैं। ये कैसे हज़म हो सकती है बात? ये देखिए, एक तो बात यह है कि जो अदालतों से फ़ैसले आए उसको हम अनुमान मानते हैं, इसलिए कि कहीं से भी जो फ़ैसला आएगा उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो अदालतों से कतई नज़र इस वक्त जो आपकी एग्जेक्टिव है, सलमान शहबाज साहब का मुल्क में आना, ठीक है, अदालत ने अब उनको हिफाजती ज़मानत दी है कि उनको कोई गिरफ्तार ना करे, लेकिन वो शख्स जो चार साल से अदालती निज़ाम को मतलूब था, ऑलमोस्ट जो एक तरह से मफरूर था, वो शख्स पाकिस्तान में आने से पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ
दुनिया में इंटरनेशनल जो दौरे हो रहे थे उनमें वो तुर्की शिरकत से कर लेकर रहा था। सऊदी अरब तक वो शाही खानदान के साथ बैठा हुआ था मीटिंग में, वो तैयब उर्दुगान के साथ ऐसे ही एक टेबल पे बैठा था जैसे मैं और आप बैठे हुए, और उधर बैठ के वो उनके साथ खाना खा रहा था। उस वक्त ना कोई जमानत हुई थी, ना कोई हिफाजती जमानत हुई थी। तो कल जब वो परसों जब भी वो अदालत में पेश होंगे, क्या कोई अदालत वजीर आजम से पूछेगी कि जनाब ये शख्स पहले पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ सरकारी दौरों पे क्यों फिर रहा था? दूसरा, अगर वो वापस आते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उनसे उनको प्यार होगा, वो उनको गले भी मिलेंगे, प्यार भी करेंगे, सब कुछ करें, लेकिन वीडियो बना के उनके गले में हार डालना और इस तरीके से पूरी कौम को दिखाना कि ये देखो बेसिकली हम जो तुम्हारा आइन है, तुम्हारा जो कानून है, उसकी वक़्त हमारी नजर में इतनी है तुम्हारी कि कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं। पहले हम इसको पूरी दुनिया घुमाते रहे, ये हर जगह पे हमारे साथ थे। अब ये वापस आए हैं, हम देखो हार से इसका इस्तकबाल कर रहे हैं, और अगले चंद दिनों में ये भी उसी तरह बिल्कुल एकदम से ड्राई क्लीन हो जाएंगे जिस तरीके से इसहाक डार साहब आए। तो सरकारी त्यारे में इसहाक डार साहब की वापसी, अब फूलों से इनका इस्तकबाल, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद उन्होंने लैंड किया, सुलेमान शहबाज ने अगला जहाज वहां खड़ा हुआ था, उस जहाज पे बैठे लाहौर लैंड किया। तो ये तरह से सेफ एग्जिट तो मेरा नहीं ख्याल शायद दुनिया में किसी को भी मिलता होगा। वही ना, देखें, पर मसला ये है ना कि ये समझ रहे हैं कि जैसे ये कोई इनकी बहुत बड़ी सियासी फतह है। अब ये जो मनाजिर है ना, ये टिकटॉक पे करोड़ों लोग इसको देखेंगे, शेयर करेंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और क्वेश्चन करेंगे कि जनाब ये क्या हो रहा है कि एक तरफ अदालतें कह रही हैं कि जो 3-4 साल से मतलूब शख्स है, पहले उसका जवाब तो दो कि हाँ, उसकी कोई सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वही ना कि भाई तुम इतना अरसा मफरूर क्यों रहे हो, उसको नहीं पकड़ना। दूसरी तरफ बलोचिस्तान हाईकोर्ट कहती है कि ये सारी बोगस FIRs हैं, इनको खत्म करें। वहां से बिलावल साहब की जमहूरियत जागती है और उसको उठा के सिंध ले जाते हैं। एक FIR हुई थी कैप्टन सफदर के खिलाफ, सिंध पुलिस खड़ी होगी, मुराद अली शाह खड़े हो गए, बिलावल खड़े हो गए कि हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। अब आजम स्वाति के साथ जो हो रहा है, तो ये समझना जरूरी है कि इस वक्त जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, ये इन 13-14 जो भी जमातें हैं, ये इनकी जमहूरी ज़हनियत है जो हमें नजर आ रही है। राइट। एजाजुल हक साहब, ये सुलेमान शहबाज की वापसी, शहबाज शरीफ साहब का बरी हो जाना, हमजा शहबाज का बरी हो जाना, इसहाक डार की वापसी, वजीर खजाना बन जाना, ये क्या हजम कर सकती है कौम? ये सब कुछ इंडिजिनस लग रहा है, ये फितरी लग रहा है, ये जेन्युइन लग रहा है, ऐसा ही होता है पूरी दुनिया में? हमारे यहाँ तो खैर ऐसे ही होता रहा है, लेकिन क्या आज के दौर में ये सब तस्लीम शुदा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मेरे बात साहब, कौम को तो इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए, और कौम इस वक्त जो है वो महंगाई, बेरोजगारी के बोझ तले इतनी दब चुकी है कि बेहिस हो गई है। बिल्कुल उनको अपनी समझ नहीं आ रही कि बच्चों को खाना कैसे देना है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजना है, बिजली का बिल कैसे देना है, गैस का बिल कैसे देना है। एक ऐसे विशियस सर्कल में लोगों को फंसा दिया है कि उन्हें अब आप चंद दिन बाद देखेंगे, मेरे ख्याल में 2-4 हफ्तों की बात है, या थोड़ा इससे ऊपर नीचे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, एक क्लीन चिट उनको भी मिल जाएगी। और जब से ये हुकूमत आई है, मुझे एक चीज़ बताएं, या जब से ये 72-74 बंदों की काबीना आई है, कोई एक वजीर बताएं जिसने कि टेलीविजन पर बैठकर स्वाय इमरान नामा पढ़ने के कोई अपनी कारकर्दगी का बताया हो, कोई बताया हो कि हमारी मईशत का क्या हाल है, कोई बताया हो कि इसको ठीक कैसे करना है, कोई बताया हो कि हमारी विजन क्या है। कोई एक चीज़ मुझे बता दें। लेकिन इस वक्त क्या किस तरफ लगाया हुआ है लोगों को? एक घड़ी के पीछे लगाया हुआ है, एक बच्ची के पीछे लगाया हुआ है। कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर टेलीविजन के ऊपर कि एक अडल्ट बच्ची, बालिग बच्ची, जो कि अपनी राय के मुताबिक जो कहना चाहे वो कह सकती है, वो एक केस यहाँ पे दर्ज हो रहा है कि जैसे उसका कोई मामू यहाँ पे रह रहा है जिसको बहुत तकलीफ हुई है और उसने वो केस दर्ज कर दिया। माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त जो हमारी मईशत का हाल है, इस वक्त जो हमारे पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर खड़े हुए हैं, इस वक्त जो मतलब जो वहाँ पे जहाज खड़े हुए थे जिनको अंडर प्रेशर आके अब छोड़ना शुरू किया है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लिए हैं, क्योंकि मेरे पास उसका शायद नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। जिस तरह से अभी फीड सारी रोकी हुई थी, 22 अरब रुपए का माल एक जहाज में था, सोयाबीन का। हजारों कंटेनर पोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, मार्केट में एलसीज रिडीम नहीं हो सकती कि उनको वहां से छुड़वाया जाए। अदरक लहसुन वहाँ पड़ा खराब हो रहा है, मतलब चाय वहाँ पड़ी खराब हो रही है। तो मुझे इसलिए मालूम है कि मैं क्योंकि थोड़ा बहुत
ताल्लुक है हमारे हारूनाबाद से, तो चाय के बारे में मैं पता करता रहता हूँ, हमारा वाइटल के नाम से है, मतलब उसकी मैं प्रमोशन के लिए नहीं, वैसे बता रहा हूँ। 113 कंटेनर खड़े हुए हैं इस वक्त पोर्ट के ऊपर, और वो छुड़वा नहीं सकते हम। अब आज चेक कर लें कि मुर्गी का कितना, 1 किलो पे कितना कीमतें बढ़ी हैं, सही है, अंडों की कितनी बढ़ी हैं। अच्छा, ये बात ये है कि इस वक्त हम, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि आप बैंकरप्सी के दहाने पर हैं। बड़े बड़े मुल्क आपको ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी लेकर आओ, कंटिन्यूटी लेकर आओ। खुदा के लिए अगर आपने हमसे बात करनी है तो अपने मुल्क को तो सीधा करो पहले। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं कि एक ही, मतलब कि कोई नजरिया नहीं है, कोई अपनी सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, एक ही है कि हमारा मुफादात की नजरिया है और मुफादात के लिए हम आए हैं और अपने मुफादात जो है खत्म कर दिए। मकसूद चपड़ासी भी मर गया, बलूदे वाले भी मर गए, डॉक्टर रिजवान भी मर गया बेचारा, सारे देखे ना आप जरा अपनी हालत तो देखें आप। किसी ने उफ तक की है? किसी ने कोई आवाज उठाई है? किसी अदालत ने सुओ मोटो लिया है कि भाई ये 4.25 अरब रुपए एक शख्स के अकाउंट में से निकले हैं? किसी अदालत ने कहा कि सुओ मोटो लो के पता करो ये कैसे मरा? किसी ने डॉक्टर रिजवान का पोस्टमार्टम करवाया पता करवाने के लिए कि क्या हुआ उसे? अचानक एक केस को देखते देखते वो दुनिया से बेचारा चला गया। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स दैट आई नो, अब मतलब उसके साथ मेरी ऐसे आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन फोन पे बहुत मरतबा बात हुई। और मैरिड के अलावा वो सिर्फ एजाजुल हक सिर्फ उन्होंने ये शहबाज शरीफ फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पर ही नहीं, बल्कि जो आसिफ अली जरदारी साहब का जो स्कूप ऑफ द हिस्ट्री था, जिसमें जाली बैंक्स बनाए गए, जाली अकाउंट्स खोले गए, वो जो पूरा का पूरा एक जाली, एक मुआशी पैरेलल निज़ाम खड़ा किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी डॉक्टर रिजवान ने की थी। और देखे ना कितना वो टू द पॉइंट करते थे और बहुत सी चीजें उन्होंने वो सामने ले आए थे। अब पूरा पिछले 6-8 महीने, जितने महीने इस हुकूमत को हो गए हैं, कारकर्दगी तो ये अपनी बता नहीं सकते। 11 अरब रुपए इन्होंने माफ करवा लिए, नैब के केसेस बंद करवा दिए। बड़े बड़े लोग जिनके 49.9 करोड़ रुपए के केसेस थे, वो बड़ी खुशी आज आप यकीन करें। अच्छा, कल फिर केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो जिधर आप इशारा कर रहे हैं, जो नैब का नया इन्होंने कानून बनाया, कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। ये भी ताजुब है कि इतने अरसे से इतना अहम केस चल रहा है, वो अभी तक कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ रहा। हसन खावर साहब, सर कैसा महसूस हो रहा है आपको? 26 साल आपने लगाए जिनको इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए, जिनको आपने 26 साल तक चोर डाकू कहा और आपने कहा कि इनका एहतसाब करेंगे। 26 साल के बाद उन्होंने आपको बाहर निकाल के और खुद आके इक़्तिदार में बैठ गए, और सारे केसेस जिनके ऊपर आप 26 साल तक इमारत बनाते रहे, वो सब उन्होंने अपने हाथों से बुलडोज कर दिए। कहीं आपको गिल्ट महसूस हो रहा है कि 3.5 साल जो आपके पास थे, जिस तरह आपको आयरन फिस्ट के साथ इन पे काम करना चाहिए था, उस तरह आपने नहीं किया? देखिए मेरे बात साहब, मेरा तो ये ख्याल है कि इनके आने से और ये जो मनाजिर कौम ने देखे हैं कि सलमान साहब आ रहे हैं और वालिद उनको फूलों के हार पहना रहे हैं, मेरे ख्याल में तो कौम की नज़र से एक और पर्दा उठ जाता है। जैसे पता तो सबको है सारी बात, लेकिन उठ जाता है। देखिए बात ये है, कौम क्या देख रही है? कौम ये देख रही है कि एक पार्टी हुकूमत में आती है, उन लोगों के साथ मिल के आती है जिनसे दुश्मनी की बुनियाद पे एक दूसरे को दुश्मन बना के इन्होंने कौम को 30 साल बेवकूफ़ बनाया, फिर ये हाथ मिलाए। फिर एक शख्स आया इमरान खान, जिसने बताया आवाम को कि ये चोर है, ये मिल गए। इन्होंने कहा जी ये गलत कह रहे हैं, हम ठीक है, ये आ गए। बताया इमरान खान ने कि ये NRO 2 लेने के लिए आ रहे हैं, आते ही नैब के लॉज में तरमीम कराई, प्रोसिक्यूटर्स को प्रेशराइज किया गया, केसेस की पैरवी से रोका गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके जो है ये सारा कुछ जो है, ये बादल इनके ऊपर जो एहतसाब का बादल था, ये छटता जा रहा है, ये निखरते जा रहे हैं। और अब फाइनली ये है कि एक मफरूर शख्स जो है, सिर्फ इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म का बेटा है, वो वापस आ गया। काज़मी साहब ने आपको बताया कि वो पहले भी खुलेआम बवांगे दोहल जो है, वो जो बैनुल-अक़वामी दौरे हैं उस पर अपने वालिद के साथ फिर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। और आप ये देखें कि वालिद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट भी नहीं है कि हम इसको इंसाफ, निज़ाम इंसाफ के आगे पेश करते हैं। ये आप मुझे बताएं कि ये कोई पॉलिटिकल केस बना हुआ है? केस क्या है? केस ये है
कि जनाब 16 अरब रुपया जो है आपके मिल के मुलाजमीन के अकाउंट से निकला है, जो आपने मनी लॉन्डर किया है। ये भी ये मानते हैं कि नौकर भी हमारे हैं, ये भी मानते हैं कि पैसे निकले हैं, सारी बात मानते हैं। शर्मिंदगी वाला केस है। मतलब इससे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का और क्या ओपन एंड शट केस हो सकता है, और आप उनको फूलों के हार पहना रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें सेविंग ग्रेस हमारे लिए क्या है। आपकी बात ठीक है, हमारी जो मुहिम थी, हमारा जो एजेंडा था, हमारी जो कोशिश थी, उसको धचका तो पहुंचा। क्योंकि देखिए वाइट जो क्राइम, वाइट कॉलर जो केसेस होते हैं, ये बड़ा वक्त लगता है। लेकिन हसन भाई, आप नहीं जानते थे कि आपका जो हरीफ है, जो आपका मुखालिफ है, वो बहुत ताकतवर है, उसका इंटरनल नेक्सस भी है, उसका एक्सटर्नल नेक्सस भी है, उसकी इंटरनेशनल लॉबिस्ट के साथ भी ताल्लुकात हैं, जरा सा इनको मौका मिलेगा ये हम पर हावी हो जाएंगे। तो आप नहीं जानते थे, मतलब इतने इमरान खान साहब पर 26 साल वो क्या सियासतदान वो बने रहे, कौन सी सियासत उन्होंने की फिर? मैं आप अच्छा सवाल बड़ा, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जाती अपनी बात बताऊं, मेरी उम्मीद जो है ना इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ से नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क की फाउंडेशन के अंदर ही जो हमारा कमज़ोर निज़ाम इंसाफ है वो बैठा हुआ है, और वो 3 साल 4 साल में बदल नहीं सकता। लोगों के इंटरेस्ट हैं, इसमें साल लगने हैं। इस हमारी उम्मीद जो है ना अवाम से है। और मैं आपको बताऊं कि वो इंसाफ जो निज़ाम इंसाफ आपका नहीं दे सकता, वो अवाम की अदालत दे सकती है। ये बेशक अदालतों से छूट जाए, ये बेशक कवानीन में तरमीम करवा ले, लेकिन उसमें हसन साहब उसमें आप सही कह रहे हैं कि एक इंसाफ अवाम की अदालत में और एक जो है वो दूसरी अदालत में है। जो अवाम की अदालत का इंसाफ है उससे फिर बहरहाल जुर्म तो साबित नहीं होगा, ये तो एक पॉलिटिकल डोमेन में केस रहेगा हमेशा से। वो कहेंगे हमने कुछ नहीं किया, कहेंगे ये चोर है, वो कहेंगे हमें तो लोग इलेक्ट कर रहे हैं, भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान इलेक्ट हो रहा है। तो पब्लिक डोमेन में तो ऐसे फैसले होंगे। फिर एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। काज़मी साहब, अभी भी नून लीग पंजाब की दूसरी बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी जमात है, मौलाना फजल रहमान अगेन कहीं KPK में, कहीं बलूचिस्तान में। वो तो कहेंगे कि भाई अगर हम इतने बुरे थे तो लोग हमें रिजेक्ट करते, लोग तो हमें इलेक्ट कर रहे हैं। सो पब्लिक के ऊपर अगर आप फैसला छोड़ेंगे तो पब्लिक तो आपको इतना बड़ा यानी नहीं देगी मैंडेट कि वो बिल्कुल कह दे कि ये सारे चोर डाकू हैं, वो तो इलेक्ट होते रहेंगे। फिर देखिए, अब इसमें अब एक तो अदालतें जो फैसला करेंगी कानून के मुताबिक। अब ये है कि हम खुद तो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना तहरीक इंसाफ, ना फिर हमारे PDM वाले दोस्त। तो जो भी निज़ाम है उसी ने फैसला करना है। उसके अंदर आपने बाकी ये देखा कि जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक है, जो पब्लिक ने रिजेंटमेंट दिखाई है सारे माहौल के हवाले से, वो भी 8 महीनों अनप्रेसिडेंटेड है। क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक पब्लिक का इस तरह रिएक्शन आया? हालिया अरसे में जो इंतखाबात हुए वो भी आपके सामने। और दूसरी तरफ ये देखें कि इस वक्त अगर ये सिंध में बैठे हैं या किसी और जगह पे बैठे हैं, ये सारी जमातें मिल के भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब के अंदर इन्होंने मिल के इलेक्शन लड़े और उसके अंदर जो नतीजा है वो भी आपके सामने है। और यही वजह है अभी कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात जी वहाँ हार गए, पर इनकी एक खूबसूरती है, कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात भी ये एक हफ्ता सेलिब्रेट करते रहे कि हम तो जीत गए। जिस तरीके से हर चीज़ जो है ना ये बड़े अपने उसको ट्विस्ट कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये 90 की दिहाई नहीं है। अब ये नहीं है कि आपने खबर लगवा दी और उसके ऊपर आप बयानियां बनाएंगे। अब हर चीज़ को हम हर 2 मिनट के बाद देखती है कि कौन क्या कर रहा है। तो इश्यू तो इनके लिए है और इनके लिए ये सर्वाइवल की जंग है। देखें, इमरान खान की सियासत और इनकी कारोबार और अगली नस्लें इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं। इमरान खान को तो ये कहते हैं ना कि जनाब उसकी सियासत बंद गली में आ गई है। इनकी जो अगली नस्ल की, इनका जो रोजगार है, इनकी जो सब कुछ है, वो इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। क्या आप समझते हैं कि ये वैसे ही इकट्ठे हुए? भुट्टो साहब के वारिस जो हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, बैठ के सब जमातें मिल गई, नून लीग भी इकट्ठी हो गई, ये सब लोग इकट्ठे हो गए। किस वजह से इकट्ठे हुए? जब कोई ना कोई वजह तो है ना, कोई तो इंटरेस्ट कहीं पे तो सफर कर रहा है। और दूसरा, अगर पब्लिक इतनी होती अवामी शऊर की, अगर ये इतनी समझते हैं कि उसमें कोई अवाम के अंदर शऊर नहीं है, तो फिर ये सारे इकट्ठे क्यों हुए हैं? ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इनको पता है कि ज्यादा देर अब हम अवामी शऊर की तौहीन नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, कोई हल निकालना पड़ेगा। और वो हल क्या है? एक तो या तो खान साहब को सियासत से आउट करें, या फिर हम मिल के कुछ बनाएं और मिल के कोई सियासत को आगे लेके चलें। लेकिन ज्यादा देर ये चलेगा नहीं। एजाजुल हक साहब, इमरान खान साहब के दौर में जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि आप इन कम जजेस से एहतसाब नहीं कर सकते, आप जजेस की तादाद बढ़ाएं।
लेकिन उस वक्त फ़रोग नसीम साहब जो प्लांटेड फेडरल मिनिस्टर थे इमरान खान साहब की कैबिनेट में, फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि जी इससे तो हमारी 3 अरब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई 3 अरब की कॉस्ट वो इन्वेस्टमेंट है, 3000 अरब रुपया करप्शन को लूटा हुआ पैसा भी तो वापस आएगा। सो ये तो उस वक्त पावर हाउस के अंदर सोच चल रही थी एहतसाब की। चेयरमैन नैब जो थे जस्टिस जावेद इकबाल, वो बार बार चीखते रहे कि भाई जजेस की तादाद बढ़ाएं अगर आपने केसेस कंक्लूड करवाने हैं, वरना नहीं हो सकते। तो इमरान खान साहब जिस निज़ाम के ऊपर रिलाई करके बैठे थे कि मैं इस निज़ाम से एहतसाब करवाऊंगा, वो तो एक्सपोज हो चुका हुआ था। फिर वो क्यों किसी नए निज़ाम की तरफ नहीं गया कि मैं कोई नया निज़ाम कंस्ट्रक्ट करूं? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा मायूस हो चुका हूँ। मैं 2-3 मरतबा कह चुका हूँ कि 2 अदारे जो हमारे हैं ना, खसूसी तौर पर, एक तो इलेक्शन कमीशन का और एक अकाउंटेबिलिटी का, ये पार्लियामेंट से बालातर होने चाहिए। बालातर इन द सेंस कि ये 2 शरीक जो हैं, मतलब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अगर बैठकर फैसले करेंगे तो ये कभी भी आपको इंसाफ नहीं मिल सकेगा। इसलिए किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो आप देख लेंगे ये ऑटोनमस बॉडीज हैं, बिल्कुल इस तरह ऑटोनमस हैं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ना किसी और की तरफ से। कभी इलेक्शंस के ऊपर उंगली नहीं उठेगी, जो कि सही डेमोक्रेसीज हैं दुनिया के अंदर। और चाहे उसको हम अपने दुश्मन यानी हिंदुस्तान का नाम भी ले लें, अगर वहाँ भी देख लें, अभी आप कभी 2 बड़ी पार्टीज थी, कांग्रेस है और मोदी की पार्टी है, दोनों जमातें जो हैं, इतना इख्तिलाफ है आपस में। दोबारा कनेक्ट करें जी, एजाज साहब के सिग्नल ड्रॉप हो गए। सर यही सवाल लेके एहसान साहब आपके पास कि अब ये जो कुछ हुआ है एक एक्सपीरियंस है, चले हम इसको यूँ देख लेते हैं कि आप लोगों ने, आपको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उस निज़ाम का नतीजा क्या निकला। वही नैब, वही सब कुछ था, लेकिन वो अब एक लॉन्ड्री मशीन बन चुका है और वो लोगों को पाक साफ करके इसमें से निकाल रहा है। अब जब आप वापस आते हैं, कम बैक करते हैं, तो कोई प्लान बना रहे हैं कि हम किसी मुतबादिल एहतसाब के निज़ाम के साथ आएँ जो एक्सपर्डाइट करे? देखिए, मैं आपको बताऊं, एहतसाब का जो निज़ाम है ना मुतबादिल, वो अपने तय अपने तौर पे नहीं बन सकता। आपको अपने जस्टिस सिस्टम को सिस्टम जो आपका रूल ऑफ लॉ है उसको पूरे को रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसके अंदर फिर आपकी प्रोसिक्यूशन है, फिर ट्रायल है, फिर आपकी सेंटेंसिंग है। वो सारा कुछ जो है ये निज़ाम अदल का पार्ट है। आप एक तरफ नहीं कर सकते कि सिर्फ एहतसाब का निज़ाम जो है वो ठीक कर दें। आपको एजाजुल हक साहब ने बात बिल्कुल ठीक की, आपको इदारे भी बनाने, ऑटोनमस भी होने चाहिए, आपको लोग अच्छे चाहिए, आपको कवानीन भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, इसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स। जिन लोगों के पीछे आप जाते हैं वो पैसा पानी की तरह बहाते हैं। हर शख्स तो कमज़ोर है, हर शख्स का ज़मीर जो है वो हिलता है। तो ये एक लंबा सफ़र है। अगर किसी का ये ख्याल है कि 3-4 साल के अंदर ये एहतसाब के इदारे रीबिल्ड हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि प्रोसेस यही है, आप उनको एक सिस्टम से गुजारते हैं, उन्होंने सिस्टम को अब्यूज़ किया है, लोगों को नज़र आया है। पंजाब के अंदर इनका जो जादू, इनकी मिथ थी वो ब्रेक हुई है। इलेक्शन में लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। ये पहला स्टेप है। लोगों की डिमांड है कि इनका एहतसाब होना चाहिए। उसके बाद ये इदारों भी रिफॉर्म होंगे, लेकिन जो लंबा काम है इनको सज़ा भी मिलेगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे, आखिर देखिए ना, अल्लाह का भी कोई निज़ाम है ना। आखिर एक पैसे वाले का निज़ाम है, एक अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ये बताती है कि लेकिन एहसान साहब देखिए, वो तो चले हमारा वो टूटा है, वो तो चले एक हमारा अकीदा है कि अल्लाह का एक निज़ाम है, लेकिन जो अदालती निज़ाम है उसको गवाह चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट चाहिए। जरदारी साहब का आप जानते हैं कि जरदारी साहब केसेस में कैसे एक्विट हुए, वो जो 90s के केसेस थे, क्योंकि असल डॉक्यूमेंट्स को निकाल के फेंक दिया गया, फोटो कॉपीज लगा दी गई, एक छोटा सा वारदात की मुलजिम बरी हो गया। अब क्या 3.5 साल में ये जो अभी आपके बाद अभी इस अरसे में इन्होंने कुछ नहीं किया होगा अपने केसेस को खराब करने के लिए? जब इन्होंने, आप जब आएंगे फाइलें खोलेंगे पता चलेगा फाइलों में राइक रखे कुछ नहीं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं है कि आएंगे तो 2 साल में रिफॉर्म हो जाएगा। ये वक्त तलब काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, एक बात लोगों को वाज़ी हो गई, पहले होता था अदालतों से छुटते थे, वीक केसेस पे प्रोसेस को अब्यूज करते थे और कहते थे हम ऑनेस्ट है जी, हमें सजा नहीं हुई। अब तो मजाक बन गया। अब लोगों को पता है कि ये जो निज़ाम इंसाफ है इसको उन्होंने मजाक बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये इसको रिफॉर्म इस्लाह करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें आपको मेजॉरिटी भी चाहिए,
आपको अक्सरियत भी चाहिए, वो मैंडेट भी चाहिए और वक्त भी चाहिए। ये अमीर अब्बास साहब जल्दी वाला काम नहीं है। आप एक या दो लोगों को तो सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मुल्क में एहतसाब का निज़ाम मजबूत हो तो ये वक्त लगेगा इसमें, और इसके अंदर टाइम भी लगेगा, और आपको मेजॉरिटी भी चाहिए होगी। राइट, एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है पंजाब के अंदर, उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पंजाब में सूरत हाल इस वक्त यह है कि परवेज़ इलाही साहब बज़ाहिर तो कह रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं और आधा मिनट नहीं लगाएंगे असम्बली तोड़ने में, लेकिन जो खबरें ये आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि उनकी जो वज़ारत आला है वो ज़्यादा से ज़्यादा महीनों तक चलती रहे। काज़मी साहब, डिस्ट्रस्ट पैदा नहीं होता जाएगा अगर इमरान खान चूँकि पब्लिक में कमिटमेंट कर चुके हुए हैं कि मैं असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, परवेज़ इलाही नहीं तोड़ते तो ये अदम एतमाद नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली अगर वो नहीं, खान साहब ये कहते हैं कि आप तोड़ें और वो आगे से कहते हैं मैं नहीं तोड़ता, फिर तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना। लेकिन यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि देखें, परवेज़ इलाही साहब अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो कोई खान साहब के वर्कर नहीं है, वो खान साहब की जमात से उनका ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से वजारत आला ली है, 10 सीटों पे पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में पहला वज़ीर आला हो गए। और मतलब कि तो आपको ये उनको भी पता है कि क्या पता आगे कभी भी मुझे वजारत आला ना मिले, तो वो तो एंजॉय करना चाहेंगे जितना लंबा वो कर सकते हैं। पर वो इत्तेहादी हैं, खान साहब उनको ऑर्डर नहीं कर सकते, इत्तेहादी मुशावरत से चलते हैं, तो उसमें यकीनन उनका अपना नुक्ता नज़र होगा, परवेज़ इलाही साहब का अपना नुक्ता नज़र होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो हुकूमत है ये किसी भी सूरत में खान साहब को इलेक्शंस देगी। अच्छा। हाँ, अगर टूट भी जाए, असेंबलियां टूट भी जाती हैं, तो मैं ये आपको खबर दे रहा हूं कि इन्होंने ये मशावरत की है कि अगर असेंबलियां टूटती हैं तो किसी तरह हम इनको अक्टूबर तक खींच दें। वो तो नहीं आईनी नहीं, वही ना, तो बाकी इस मुल्क में जो आईनी और कानूनी हो रहा है वो भी आपके तो इस पे भी उन्होंने मुशावरत की है कि इसको किस तरीके से हम अक्टूबर तक खींच सकते हैं ताकि जनरल इलेक्शंस के साथ ही करवाया जाए। अगर पंजाब और KPK में पहले इलेक्शंस हो जाते हैं तो जरदारी साहब के लिए तो मसला खड़ा हो जाएगा। इन्होंने अगर सिक्योर कर लिया पंजाब और KPK, खान साहब ने तो सीधा रुख करना है सिंध का। और दूसरी, अगर ये असेंबलियां कायम हैं तो MNA और MPA फिर इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? MPA तो पहले ही आ चुके हैं। जो नून लीग के MNA किसके साथ वो खर्चा करेंगे? कौन उनको नीचे उनकी कैंपेन चलाएगा? अगर नीचे MPA बैठे होंगे PTI के, तो ये बड़ा उनके लिए मसला है। तो वो तो कोशिश करेंगे किसी तरीके से इसको तूल दिया जाए। लेकिन अब देखते हैं परवेज़ इलाही साहब इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। आपकी मुलाकात हुई है एजाजुल हक साहब इमरान खान साहब से, अगर नहीं मानते परवेज़ इलाही साहब तो इसका मतलब है कि उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो फिर चलाएं इसको, अगर दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं तो फिर ताल्लुकात दोनों में खराब हो जाएंगे। देखिए, जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स है परसेप्शंस, और परसेप्शंस अगर आपके खिलाफ हो गए, आप कितने भी बड़े लीडर हों, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर खान साहब ने एक बड़ी हाइप क्रिएट की थी, लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी लॉन्ग मार्च से, और लोग इंतजार में थे कि देखें अब आगे चलकर क्या होता है। और गवर्नमेंट पे एक बहुत बड़ा प्रेशर था, एस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत बड़ा प्रेशर था, हर किसी पे एक प्रेशर था उस वक्त, 25 मई को भी और हालिया जो लॉन्ग मार्च हुआ इसमें भी। मैं समझता हूँ उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला किया था। मुझे मालूम नहीं है कि उससे पहले उन्होंने मुशावरत की कि नहीं की, या वहाँ ऐलान करने के बाद कहा कि मैं मुशावरत करूंगा। सही। वो जो फैसला था उनका, उससे लोगों को एक बड़ा साय और रिलीफ मिला। लोगों ने कहा चलो अब ये बात फैसला जो कर लिया है, इस फैसले के बाद हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं होगा, उनको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। तो अब आकर अगर उसमें कोई डिली डैली हो गई, कोई कहा गया जी के 3 महीने, देखिए 3 महीने में आप कौन सा कोई तीर मार लेंगे जो आप अब नहीं मार सकते। मेरे ख्याल में अब क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक है। राइट। और इसमें स्वाइस के असेंबलियां तोड़ी जाएं, चाहे हुकूमत जो मर्जी करे। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं कि हुकूमत जो इस वक्त फंसी हुई है, ये सागदार साहब ऐसे ही नहीं जा रहे ऐवान सदर की यात्रा करने के लिए बार बार। उनको मालूम है कि ना तो वो बजट पेश कर सकेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ डिक्लेयर करना पड़ गया कि मुल्क की इकोनॉमी जो है उसके हालात ये हो गए हैं कि 6.7 बिलियन के भी रिजर्व्स हैं। दूसरे ममालिक आपको ये कह रहे हैं कि
स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी लेकर आओ तो फिर हमसे बात करो। तो इस वक्त हर कोई अंडर प्रेशर होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर दे कैन नॉट लुक बियॉन्ड देयर नोज। राइट। सबसे ज्यादा हसान साहब सर मैं लास्ट आपसे ले लूँ। हसान खावर साहब, मान ली इमरान खान साहब ने 3 महीने की बात परवेज लाई साहब की, अब अगर 3 महीने के बाद परवेज लाई साहब ने कहा खान साहब वोट जानते उड़ते, वैसे ही 3 महीने रह गए, अब इसको और चला लेते हैं, तो फिर तो वही पर अक्टूबर तक चलेगी बात। देखिए मैं समझता हूँ कि असेंबलियाँ तोड़ना इस वक्त बेहतर है, हमारे लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि हुकूमत को भी पुश करेंगे और मेरे ख्याल में सियासी तौर पर भी एक अच्छा कदम है। देखिए परवेज लाई साहब वगैरह ने अपनी राय का इजहार तो किया कि वो चाहते हैं कि हुकूमत चले, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये एश्योरेंस भी दिया कि खान साहब के हाथ में ये फैसला हम उसमें चलेंगे। मेरा वैसे भी ख्याल है कि अगर आप नंबर गेम देखें तो मेजॉरिटी पार्टी हम है विद वाइड मार्जिन, बहुत मुश्किल है ऐसे फैसले को ओवर रूल करना। और परवेज लाई साहब वगैरह के लिए भी जाहिर है कि सिर्फ ये CM शिप की टर्नओवर नहीं है, समझदार सियासतदान है, आगे भी उन्होंने चलना है, इमरान खान साहब के साथ चलेंगे, जाहिर है उनका भी फायदा है। तो मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह मामला फहमी से काम लेंगे और बिल्कुल किसी सूरत खान साहब को नाराज नहीं करेंगे। बाकी गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ किस्म का मसला आएगा, ना ही पहले आया। लोगों की ख्वाहिशें जरूर थी कि कोई दरार पड़ जाए, लेकिन पड़ी नहीं है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी नहीं पड़ेगी और खान साहब के फैसले के मुताबिक ही वो चलेंगे मेरे ख्याल में। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ काज़मी साहब, एजाजुल हसन खावर साहब। यही सवाल हमने पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा, आवाज़ खल्क बहरहाल वो सब पर भारी है। सुनिए लोगों ने क्या कहा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। परवेज इलाही साहब है, अगर वो असेंबली तोड़ते हैं, नए इलेक्शन होते, ये हमारे लिए खुशआइन बात है। इस पे इलेक्शन लाजमी है, इसलिए कि हमारा मुल्क का ना पहिया जाम होता जा रहा है। हमें तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह तोड़ेंगे, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि ये असेंबली मेरे हाथ में है, जब मैं चाहूँगा तोड़ दूंगा। यकीन देने कराइए, बाकी उनको तोड़ देनी चाहिए खान साहब के कहने पर, ही तो उनका मुस्तकबिल भी तबाह है। परवेज इलाही इमरान खान को आप साथ देंगे, जिस तरह पहले भी साथ दिया है इस दफा भी साथ देंगे। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जब ये इमरान खान कहेंगे तो उसी वक्त हम पंजाब असेंबली तहलील करने मिनट भी नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान बहुत सच्चा इंसान है, उसके साथ वो खड़ा रहेगा और इस्तीफे देंगे वो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।